हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। आज आप देख सकते हैं इसके पहले वीडियो में हम लोग जो है परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़े थे। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। आज हम लोग दर्पण की बात करेंगे। दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या हैं, इसके बाद गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण का द्वारक क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस तल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज इन सब बिंदुओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गोली दर्पण या दर्पण क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो दर्पण क्या होता है बच्चों, दर्पण एक कांच होता है, ठीक है, जिसकी एक तरफ क्या किया जाता है, कलई किया जाता है, और दूसरा तरफ क्या हो जाता है बच्चों, वो परावर्तक तल हो जाता है। परावर्तक तल, ठीक है ना, इसका मतलब प्रकाश की किरणें वहां से लौटती हैं। ठीक है ना, परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। परावर्तन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है कोई कांच कांच है, तो कांच की एक तरफ, इसकी एक साइड जो है, जैसे मान लीजिए ये कांच की पट्टिका है, तो इसके एक तरफ जो है क्या कर देंगे बच्चे, कलई कर देंगे। क्या कर देंगे, कलई। अच्छा, कलई पारे की या चांदी की या रेड ऑक्साइड की जो है कर दी जाती है। ठीक है ना, जिससे ये जो है क्या हो जाता है, परावर्तक तल का काम करने लगता है। कहने का मतलब एक तरफ से प्रकाश की किरणें आएंगी और ये परावर्तित होकर लौट जाएंगी। ठीक है ना बच्चे, तो कांच क्या होता है, सॉरी, दर्पण क्या होता है। दर्पण एक प्रकार का कांच है जिसकी एक तरफ जो है क्या होता है, कलई होती है, रेड ऑक्साइड की, चांदी की या पारे की। ठीक है ना, तो जिससे क्या हो जाता है, एक एक तरफ कलई होता है और उसके दूसरे साइड में क्या होता है बच्चे, परावर्तक तल बन जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है दर्पण। इसके बाद दर्पण में बच्चे, के बाद दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दर्पण दर्पण क्या होता है हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखेंगे गोली दर्पण की। अगर हम लोग बात करें कि गोली दर्पण क्या होता है, तो नाम से ये स्पष्ट होगा कि यह दर्पण जो है किसी कांच के खोखले गोले का भाग होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कांच कांच का गोला है बच्चों, ठीक है, ये कोई कांच का गोला है। तो अगर इसको हम कहीं से काट दें, ये कांच के गोले को मान लो यहाँ से काट दिए या यहाँ से काट दिए, ठीक है बच्चे, और तो ये वाला अगर इसको हम काट के निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है ना, तो इसके एक तरफ बच्चे क्या कर देंगे, हम लोग कलई कर देंगे। मान लीजिए कि ये कलई है, ये एक तरफ जो है रेड ऑक्साइड से या चांदी से या किसी धातु से जो परावर्तक का काम कर सके, इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, इसको बना देंगे। तो एक तरफ इसका जो है क्या हो जाएगा, परावर्तक तल का काम करने लगेगा, अभी हमने देखा। ठीक है ना, और इसी प्रकार अगर इस वाले भाग को हम देखें, इस वाले भाग को देखें तो यह कुछ हमको इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, और इसकी एक तरफ जो है ये कलई कर दें। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसकी एक तरफ जो है हमने कलई कर दिया, तो इसका ये भाग क्या हो गया, परावर्तक तल का काम करने लगेगा। कहने का मतलब प्रकाश की किरण यहाँ आएगी और ऐसे जो है क्या हो जाएगी, परावर्तित होकर लौट जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से भी आएगी, इस तरीके से क्या होगी, प्रकाश की किरण लौट जाएगी। अच्छा, यहाँ आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे बच्चे कि आप देख रहे हैं कि ये वाले जो दर्पण है, ये जो गोली दर्पण है, ये क्या है, देख रहे हैं कि इसके उभरे हुए तल से परावर्तन की क्रिया हो रही है। ठीक है ना, अगर ऐसे हम लोग ऐसे है ये, तो उभरे हुए तल से, ये दबा हुआ तल है, ये उभरा हुआ तल है। ठीक है बच्चों, तो उभरे हुए तल से अगर परावर्तन की क्रिया होती है तो उस आधार पर एक नाम दिया जाता है गोली दर्पण को। और दबे, यहाँ देखेंगे तो ये इस तरीके से, इसका उभरा हुआ तल ये है, दबे हुए तल से परावर्तन की क्रिया हो रही है, इसको क्या कहेंगे बच्चों, इधर दबा हुआ तल। ठीक है ना, दबा हुआ तल। और ये क्या कहेंगे इसको, इधर उभरे हुए तल। ठीक है ना, उभरा हुआ तल। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, उभरा हुआ तल, और उसको क्या कहेंगे, दबा हुआ तल। तो इस आधार पे गोली दर्पण को दो भागों में बांटा गया, इसका दो नामकरण किया गया है। तो उभरे हुए तल से अगर परावर्तन की क्रिया होती है तो ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल। ठीक है ना, उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण।
ठीक है ना। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, तो उनको मतलब समझ में नहीं आता परिभाषा कैसे लिखें। रटने को तो रट लेंगे लेकिन कुछ समय बाद भूल जाता है। यहाँ आज के बाद आप नहीं भूलेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल दर्पण, और दूसरा जो बच गया दबा हुआ तल से होगा तो परावर्तन की क्रिया वो क्या होगी, तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे बच्चे, अवतल दर्पण। तो हमें उम्मीद है कि आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आया। इसके बाद वाली हेडिंग यही थी कि गोली दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अगर उभरा हुआ तल या दबा हुआ तल नहीं होता है तो वह कांच की एक समतल पट्टिका होती है, जो अभी हमने आपको इस तरीके से बना के बताया। यह कांच की समतल पट्टिका होती है जिसके एक तरफ जो है कलई किया रहता है, दूसरा तरफ परावर्तक बना दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको समझ में आ गया होगा ये गोली दर्पण क्या है। ठीक है ना, कांच का एक खोखला गोला का कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक तरफ कलई होती है। तो कलई होती है, तो अब इसके बाद जो है यहाँ पर दो भागों दो देख रहे हैं, दो प्रकार के। एक तरह एक बार जो है उभरे हुए तल से जो है परावर्तन की क्रिया हो रही है, और एक बार दबे हुए तल से। इस आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अगर उभरे हुए तल से परावर्तन की क्रिया होगी, उभरे हुए तल का मतलब ये समझ रहे हैं, अगर इसको समझे इस तरह से हाथ रखें, ये उभरा हुआ तल हुआ बच्चों और इधर का तल दबा हुआ। तो उभरे हुए तल से होगी अगर परावर्तन की क्रिया तो उसे उत्तल दर्पण, और दबे हुए तल से होगी तो अवतल दर्पण। ठीक है ना बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग यही थी। इस तरीके से आपने देखा कि गोली दर्पण क्या है और दर्पण के कितने प्रकार हैं। तो दो प्रकार के दर्पण हो गए गोली दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है ना बच्चों, इसके बाद जो है गोली दर्पण से संबंधित जो है हमें कुछ परिभाषाएं पढ़नी है। तो अगर मान लीजिए कि ये दर्पण अगर है ये, तो इसी कांच के खोखले गोले से कटा हुआ है ये। ठीक है ना, तो इसका एक केंद्र होगा। ठीक है ना, गोला अगर कोई होता है, ये कांच का गोला मान लिया, तो उसका कोई केंद्र भी होगा। ठीक है ना, तो इस गोले के केंद्र को कहेंगे वक्रता केंद्र। यानी कांच का जो गोला है, यानी जो दर्पण हमने काट के निकाला है, तो अगर कांटे नहीं होंगे तो वो गोला रहा होगा। क्या रहा होगा, गोला रहा होगा। तो गोले का एक केंद्र होता है, तो उसी केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है ना, तो गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं, जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आप लिखते चलें। ठीक है ना, आप इसको लिखते चलें। ठीक है, कि कांच का जो ये जो गोला है, इसका एक केंद्र होगा। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ। गोली दर्पण, गोली दर्पण कांच के जिस जिस खोखले गोले का कटा हुआ कटा हुआ भाग है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये गोला है, कांच का खोखला गोला है। ठीक है ना, और ये दर्पण हो गया आपका। तो ये जो है अगर हम इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये गोले का रूप ले लेगा। ठीक है ना, तो इसका एक गोले का केंद्र रहा होगा। तो इस दर्पण के लिए जो जिस कांच के खोखले का गोले से हम लोग निकाले हैं ये काट करके, उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। ठीक है ना बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ देख सकते हैं दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, द्वारक क्या होता है। पहले आप इन सबको लिख लें, मैं इसको एक एक करके समझा देता हूँ। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसके बाद दर्पण का ध्रुव क्या होता है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव, इसे P से प्रदर्शित करते हैं।
अभी हम आपको इस चित्र में दिखा रहे हैं, थोड़ा सा एक बार परिभाषा आप लिख लें। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है बच्चों। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाशित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहेंगे। इसके बाद है बच्चों द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी जहां से जहां तक प्रकाश का परावर्तन होगा वही दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है आपका फोकस तल। ठीक है ना। तो इसको मिटा के जो है मैं बता रहा हूँ आपको, सारी चीजें आप चित्र में देखेंगे बच्चों। ठीक है ना। इसके बाद जो है बच्चों आता है आपका फोकल प्लेन। फोकल प्लेन या फोकस तल। ठीक है ना। तो फोकस तल क्या होता है? मुख्य मुख्य अक्ष मुख्य फोकस से फोकस से होकर जाने वाले, या ऐसे कह देते हैं मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत, मुख्य अक्ष पर लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप परिभाषा लिख लें, हमारे साथ नोट्स बनाते चलें। ठीक है। तो आइए एक एक बिंदु कर देखते हैं हम लोग जो है कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो चलिए एक, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कांच का गोला या गोले का भाग एक दर्पण है। ठीक है ना। या इधर भी देखें, इसके एक तल पे कलई कर दे बच्चों। ठीक है। ये दर्पण है, दर्पण का नाम रख दें, इसका नाम एमोनियम 2। यहाँ भी एमोनियम 2। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए चित्र तब आपको समझ में आएगा। दोनों चित्रों में हम आपको दिखाएंगे, जो जो टर्म आपने लिखा है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी ये क्या होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दबा हुआ तल, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है ना। यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा ऐसे। ठीक है। और यहाँ इसमें इसमें कैसे होगा बच्चों? तो इसमें जो है उभरा हुए तल से होगा, क्योंकि दबे हुए तल पे तो कलई की गई है।